हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, ये एक प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम ओवरव्यू को 5 डिफरेंट स्टाइल्स में लिखेंगे। और ये जो 5 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये आधारित हैं डाटा सिलेक्शन के ऊपर, ये आधारित हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर। सो डेफिनेटली हम डाटा सिलेक्शन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन को कैसे प्रैक्टिकली लिखने के समय, ओवरव्यू लिखने के समय यूज किया जाता है, वो सब इस लेक्चर में कवर होगा। आपने एग्जाम में जस्ट एक बार ही ओवरव्यू लिखना है, तो आपको तो देखना है कि आपको इन 5 स्टाइल्स में से कौन सा स्टाइल ज्यादा सूट करता है। आप जस्ट उसको देखिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप उससे अच्छे बैंड स्कोर बहुत आसानी से ले पाओगे। तो ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए हम देखेंगे कि आज कैसे ये ओवरव्यू लिखा जाता है, ओवरव्यू का पूरी डिटेल्स कि इस पे डाटा सिलेक्शन कैसे करनी है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, वो सारा हम पिछले लेसन में कवर कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने वो लेसन नहीं देखा तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि पहले उस लेसन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस सेशन है आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधा अपने लेक्चर के ऊपर। अभी ओवरव्यू हम लिखेंगे इस ग्राफ का। ये जो ग्राफ है, ये वही ग्राफ है जो हमने इंट्रोडक्शन लिखते हुए पिछले लेसन में यूज किया था। तो आपको आसानी से समझ में आए, कंटिन्यूटी बना के रखने के लिए उसी ग्राफ को यहां पे लिया गया है। तो इस ग्राफ में आप क्या देख पा रहे हो? आप देख रहे हो कि यहां पे लिखा हुआ है दुबई गोल्ड सेल्स 2002। तो ये जो ग्राफ, ये जो लाइन चार्ट है, दुबई गोल्ड सेल्स 2002 का है। और ये जनवरी से लेके दिसंबर तक का डाटा है। इसमें जो वैल्यूज दे रखी हैं वो मिलियंस ऑफ दिरहम्स में दे रखी हैं। और ये जो पूरा जो लाइन डायग्राम है, इसमें सिर्फ 4 ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि 5वीं जो कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है, लाइन सिर्फ एक ही है। तो इसका हम ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया कि जब भी टाइमलाइन हो, रनिंग टाइमलाइन हो, और ये जो लर्निंग टाइमलाइन के हिसाब से जो जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही हो, तो आपका जो पहला ध्यान है वो सीधा ट्रेंड के ऊपर जाना चाहिए। तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है, आप देखिए पहला पॉइंट और देखिए जस्ट लास्ट पॉइंट। बीच में जो भी वेरिएशंस हो रही हैं उसको आप जस्ट इग्नोर कर दीजिए। तो पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट को देखिए, उसका देखिए डिफरेंस। और अगर वो कम है, अगर वो नीचे, तो हम बोलेंगे कि ट्रेंड डाउनवर्ड है। और अगर वो बढ़ रहा है, प्लस में है, तो हम बोलेंगे कि ट्रेंड अपवर्ड्स है। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 200 पे फर्स्ट पॉइंट है, और अगर आप लास्ट में देखोगे तो ये भी तकरीबन 200 के ऊपर ही है। इसका मतलब ये है कि ये इसका जो ट्रेंड है ये कुछ बदला नहीं है, ये तकरीबन सेम है। ये जो है, तो इसके लिए वर्ड्स कौन से यूज करते हैं? हम इसके लिए वर्ड्स यूज करते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये स्टेबल है, ये अनचेंज्ड है। तो ये इसको लेकर हम अभी ओवरव्यू लिखने जा रहे हैं, जो कि सबसे इजीएस्ट वे है। पहला तरीका, जस्ट ट्रेंड को लेके आप ओवरव्यू लिखिए। ओवरव्यू आप ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर। तो ओवरव्यू को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं वही सिंपल लिख रहा हूं, ओवरऑल। ओवरऑल it can be seen that ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, हमको दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड यहां अभी यहां पे लिखेंगे हम रिमेन्ड सेम। अभी रिमेन्ड सेम, रिमेन अनचेंज्ड। तो ट्रेंड नहीं लिखना, वैल्यू नहीं लिखना। इस वैल्यू का नाम क्या है जो कि ऊपर लिखा हुआ है? इसके अलग अलग फ्रेज बनाने हैं, जो कि हमने लास्ट लेसन में हमने इसको भी कवर किया हुआ है। दुबई गोल्ड सेल्स, हम इसको थोड़ा सा इजी लिख लेते हैं, फ्रेज बनाते हैं हम, सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई इन 2002 बोल सकते हैं ना। हम इजीएस्ट फ्रेज बना रहे हैं प्रेपोजिशन के साथ, सेल्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं सेल्स ऑफ गोल्ड
रिमेन्ड, अभी आप देखिए मैंने यहाँ पे पास्ट टेंस यूज किया, क्यों? क्योंकि डाटा जो है वो पास्ट टेंस में है। ओवरव्यू लिखते हुए और आगे भी आप BP1 BP2 लिखेंगे तो वो आप डाटा के हिसाब से लिखेंगे, ये पास्ट में है तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस हमें यूज करेंगे। लेकिन जब आप इंट्रो लिखते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस के हिसाब से हमने लिखा रिमेन्ड। सेम वर्ड नहीं लिखना, सेम वर्ड बहुत कैजुअल वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं डाटा रिमेन्ड अनचेंज्ड, अनचेंज्ड। अभी कहां पे? इन दुबई, इन दुबई। और कब? हम सिंपल एक टाइम का फ्रेज लिखते हैं, ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। अभी आप देखिए हमने बहुत सिंपलेस्ट वे में ट्रेंड को लेके लिख दिया, लेकिन इसमें भी एक गलती है। ये जो हमने लिखा इसमें एक छोटी सी गलती है। वो क्या है? क्या ट्रेंड जो है, जो सेल्स है वो अनचेंज्ड है? वो बिल्कुल ही अनचेंज्ड है? नहीं। आप देखिए यहां पे थोड़ा सा फर्क है, यहां पे हल्का सा नीचे है। तो डाटा को आपने, मतलब हमने लिख दिया कि बिल्कुल सेम है, या बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, यहां पे थोड़ा सा फर्क है। तो फर्क है तो उस फर्क को यहां पे लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेल्स ऑफ गोल्ड, यहां पे इस जगह पे हम लिखेंगे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट रिमेन्ड सेम, ऑलमोस्ट रिमेन्ड अनचेंज्ड, कि ये तकरीबन अनचेंज्ड है। तो यहां अभी जो है आपका ये जो ओवरव्यू है ये बिल्कुल इस लाइन डायग्राम के हिसाब से है। इसमें हमने कोई भी वैल्यू नहीं लिखनी, कोई भी डिटेल नहीं लिखनी, कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा एग्जैक्टली प्रिसाइजली हमने नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो इसको ओवरव्यू नहीं कंसीडर किया जाएगा, इसको बॉडी पैराग्राफ 1 कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये इसका आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और आप लोग देखिए अलग अलग थोड़ी सी वोकैबुलरी भी हम इसमें देख लेते हैं। जहां पे अनचेंज लिखा है आप यहां पे कुछ और लिख सकते हो, आप लिख सकते हो स्टेबल, ठीक है? रिमेन्ड स्टेबल, रिमेन्ड अनचेंज्ड, रिमेन कांस्टेंट। तो आप इन वर्ड्स को यूज कीजिए। रिमेन सेम, SAME सेम, सेम वर्ड को थोड़ा अवॉइड कीजिए। यहां पे लिखा है ऑलमोस्ट, आप लिख सकते हैं नियरली, नियरली अनचेंज, ऑलमोस्ट अनचेंज, अप्रोक्सीमेटली, वर्चुअली, आप लिखेंगे वर्चुअली अनचेंज्ड, नियरली, ऑलमोस्ट। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जिसके साथ आप बता सकते हैं कि तकरीबन, तकरीबन रहा अनचेंज्ड। कहां पे रहा? पहले हमने प्लेस लिखना है, हमेशा पहले हमने प्लेस लिखना है, फिर हमने टाइम का फ्रेज लिखना है। और ये जो है ये टाइम का फ्रेज है, टाइम का एडवर्ब है। आप यहां पे बीच में एक लाइन लिख सकते हैं डिस्पाइट सम चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पे आप लिख सकते हो डिस्पाइट सम चेंजेस, क्योंकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इन चेंजेस को हम दरकिनार कर रहे हैं, इन चेंजेस को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इन चेंजेस के अलावा डिस्पाइट सम चेंजेस, तो डेफिनेटली आप डिस्पाइट की जगह पे क्या क्या लिख सकते हो? इन स्पाइट ऑफ, एक्सेप्ट, besides, with the exception of, with the exception of some changes, changes को आप क्या क्या लिख सकते हो? वेरिएशंस, अल्टरेशंस,
ये जो है ये चेंजेस को आप लिख रहे हो, ठीक है। फ्लक्चुएशंस ये भी, तो ये सब जो है आप चेंजेस के लिए लिख रहे हो, सब चेंजेस के लिख रहे हो। इन दुबई ड्यूरिंग इन ओवर द गिवन टाइम पीरियड, इन द गिवन टाइम पीरियड, आप लिख सकते हो कि टाइम पीरियड ये कितने साल का है। जैसे कि ये टाइम पीरियड असल में पूरा का पूरा कंप्लीट 12 मंथ्स का है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना, फॉर द ड्यूरिंग और इन आप यहां पूरे के साइड में लिख सकते हो फॉर, आप इस पर फॉर 12 मंथ्स of 2002 for the given 12 months of 2002 आप लिख सकते हो। अभी आप देखिए हमने टाइम को लिखा, दिस इज नॉट प्रिसाइज वैल्यू। प्रिसाइज वैल्यू तब बनेगी जब आप वैल्यू को लिख देंगे कि कौन सी वैल्यू किस समय पे कितनी थी। तो दिस इज द स्टैटिस्टिकल डाटा प्रिसाइजली एक्यूरेटली एग्जैक्टली। सो वो आप यहां पे बिल्कुल भी लिख नहीं सकते। हाँ, टाइम को आप लिख सकते हो, जैसे कि टाइम की वैल्यू मतलब है कि ये दिसंबर तक है, 2002 तक है, तो उसको आप ओवरव्यू में लिख सकते हो। सो ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट इस फ्रेज को भी आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो it is evident that, it is noticeable that, it is clearly apparent that, the most important pieces of information is that। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आप इस फ्रेज की जगह पे लिख सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको इसके जितने भी फ्रेजेस हैं वो भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये तो हो गया एक टाइप कि आपने ट्रेंड को लेके आपने ग्राफ को लिखा, ये है वन स्टाइल। उम्मीद है ये पहला स्टाइल आपको पता चल गया। अभी चलते हैं सेकंड के ऊपर। मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि आप कंपैरिजन के हिसाब से भी चल सकते हो। तो कंपैरिजन सीधा वैल्यू का होगा। अभी हमने पहले ट्रेंड देखा, चेंज इन ट्रेंड के हिसाब से, अभी कंपैरिजन के हिसाब से चलते हैं। हो सकता है किसी का दिमाग ट्रेंड के ऊपर ना जाए, सीधा वैल्यू के ऊपर जाए और वो देखिए यहाँ पे ये हाईएस्ट वैल्यू कब है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू देख रहा है वो, और यहाँ पे, और इसके बाद देख रहा है कि यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे। अभी ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट को आप बता सकते हो, तो वो हम कैसे बताएंगे। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, लिख दिया वही सेम। अभी हाईएस्ट वैल्यू है, इस हाईएस्ट वैल्यू को हम लिखते हैं सेल्स ऑफ गोल्ड, सेल्स ऑफ गोल्ड was the highest in। अभी मैं इनमें क्या लिखूंगा, अभी इनमें क्या लिखेंगे, कौन से समय में ये हाईएस्ट है। आप ऐसे मत लिखिए कि मार्च, अगर आपने मार्च लिख दिया कहीं ना कहीं ये प्रिसाइज डाटा हो गया, प्रिसाइजली आपने लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम कुछ पीरियड लिखते हैं तो वो उतना ही जो है वो डाटा जो है वो प्रिसाइज नहीं रहता, ठीक। तो हम देखते हैं लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे इन द फर्स्ट हाफ, जैसे कि पहले हाफ में ये जो है डाटा हाईएस्ट है, वैल्यू हाईएस्ट है। और हम उससे भी कम देखेंगे तो देखेंगे क्वार्टरली, जो 3 महीने हैं वो क्वार्टर होते हैं 1/4, तो डेफिनेटली हम डाटा क्वार्टरली भी देख सकते हैं, डाटा हाफ ईयरली भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे इसको लिखने की बजाय कि मार्च में एक्यूरेट डाटा देने की बजाय आप यहां पे लिखेंगे इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो मैंने यहां पे लिखा सेल्स ऑफ गोल्ड वाज द हाईएस्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर, ओके, कोमा, whereas सेल्स ऑफ गोल्ड को मैं इट लिख देता हूं, इट
was the lowest। तो सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन में चल रहे हैं। इन द, आप देखोगे जनवरी फरवरी मार्च में हाईएस्ट था, अप्रैल में जून में कुछ नहीं है, और जुलाई अगस्त सितंबर ये जो है ये है जुलाई में और ये है सितंबर में। तो ये जो जुलाई अगस्त सितंबर का ये जो क्वार्टर है, ये जो क्वार्टर है ये थर्ड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया सेकंड क्वार्टर, ठीक है, और ये हो गया थर्ड क्वार्टर, और ये हो गया फोर्थ क्वार्टर। तो ये जो थर्ड क्वार्टर है तो यहां पे लिखेंगे वेयर एज इट वाज लोएस्ट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द गिवन ईयर। गिवन ईयर कौन सा है, 2002, तो वो आप यहां पे लिख सकते हो। सो यहां पे क्या किया, जस्ट कंपेयर कर दिया, जस्ट क्या किया, कंपेयर कर दिया कि सेल्स ऑफ गोल्ड हाईएस्ट थी फर्स्ट क्वार्टर में, वेयर एज इट वाज लोएस्ट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द गिवन ईयर। आपने ऐसे करके जस्ट कंपेयर किया हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू को। तो यहां पे हमने ट्रेंड नहीं देखा, हमने यहां पे फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट नहीं देखा। तो ये दूसरा स्टाइल है कि आप इसको कर सकते हो। सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत कुछ आप चेंज कर सकते हो। तो सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज करना, उसके जब फ्रेजेस चेंज करके आप जब लिखते हो तो उसके साथ आप मान सकते हो कि आपका स्टाइल चेंज हो रहा है लिखने का, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से लिख रहे हो। जैसे कि इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, यहां पे लिखा सेल्स ऑफ गोल्ड वाज द हाईएस्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर। सेल्स ऑफ गोल्ड जो है ये हाईएस्ट है पहले क्वार्टर में, इसको मैं अलग तरीके से कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो टाइम को लेके, फर्स्ट क्वार्टर को पहले ले लीजिए और यहां पे मैं इसको हम लिखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वार्टर witnessed the highest sales of gold, whereas the third quarter saw the lowest of the given year। सो आप देखिए फर्स्ट क्वार्टर विटनेस्ड द हाईएस्ट सेल्स, वेयर एज द थर्ड क्वार्टर सा विटनेस्ड एक्सपीरियंस्ड नोटिस्ड ऑब्जर्व्ड, कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से, द लोएस्ट सेल्स ऑफ द गिवन ईयर। सो सेम थिंग इन द डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशन। तो यहां पे हमने टाइम सा विटनेस, या फिर हमने यहां ये जो है ये टाइम है, टाइम की स्ट्रक्चर से ये जो फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर को हमने सब्जेक्ट में ले लिया, इसने देखा, ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, विटनेस किया, एक्सपीरियंस किया, क्या किया, द हाईएस्ट वैल्यू कब, वेयर एज द लोएस्ट वैल्यू कब, इन द गिवन टाइम, इन द गिवन टाइम पीरियड करके हमने यहां पे लिख दिया। तो द सेम डाटा बट इन द डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली ये वाला जो है इससे अच्छा है लिखा हुआ है, तो इसके बैंड स्कोर डेफिनेटली 0.5 या 1 बैंड स्कोर इससे ज्यादा ही आएंगे। लेकिन ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 7+ का है। तो डेफिनेटली आप जब भी लाइन डायग्राम आपके पास आ गई है तो आप कंपैरिजन के हिसाब से भी देख सकते हो, आप चेंज के हिसाब से भी देख सकते हो। तो दो स्टाइल ये हो गए, और सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने आपको एक जस्ट दिखा दी है, और ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसको आप थर्ड स्टाइल मान सकते हो। तो ये हो गया हमारा ये। अभी हम एक और ग्राफ लिया, इसमें हम जल्दी से इसका हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो डाटा में। तो आप देखिए ध्यान से इस चार्ट को, इस चार्ट में प्लेयर्स की सैलरी है, प्लेयर्स सैलरी, कौन कौन से प्लेयर हैं, बेसबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल प्लेयर हैं। टाइम कौन सा है, 1970 से 2000 का टाइम है, और ये एनुअल सैलरी है, यूएस डॉलर्स में है। तो ये जो पूरा चार्ट है ये आपको समझ में आ गया।
पढ़ लेते हैं। लिखा था ग्राफ शोज द लेवल ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर्स सैलरीज फ्रॉम 1970 टू 2000। तो ये जो ग्राफ है ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब इस ग्राफ का हम लिखते हैं ओवरव्यू। और ओवरव्यू देखिए आप तीन अलग अलग अच्छे स्टाइल्स में सेंटेंस फॉर्मेशन को लेके तो यहां पे मैं अभी ओवरव्यू लिखने जा रहा हूं। इट इज overall it can be seen that अभी प्लेयर्स सैलरी हम सिंपलेस्ट वे में लिखते हैं सैलरीज ऑफ प्लेयर, ठीक है, या इनकम ऑफ प्लेयर, ठीक है, सैलरीज ऑफ। अभी आप देखो ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, सीधा देखो ट्रेंड। अभी आप ट्रेंड देखेंगे जो तीन लाइन है, तीनों लाइन का ट्रेंड अगर आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, देखो तीनों के तीनों अपवर्ड्स है, ठीक है, तीनों का प्लस में है। अगर मैं पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट को अगर मैं इसका डिफरेंस देखूंगा तो ये प्लस में है, अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड है। और हाँ अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो सबसे ज्यादा बास्केटबॉल का ये जो ऑरेंज लाइन है इसका अपवर्ड है, ठीक है। आप कंपैरिजन के हिसाब से भी जा सकते हो, ट्रेंड का कंपैरिजन कर सकते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ट्रेंड देख रहे हैं कि तीनों टाइप्स ऑफ प्लेयर का जो सैलरीज का जो ट्रेंड है ये अपवर्ड है। तो सैलरीज ऑफ all three types of players क्या है, क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड, क्योंकि पास्ट लिखना है हमें, इंक्रीज्ड। ओके, इसके बाद प्लेस, यहां पे प्लेस नहीं लिखा हुआ, ठीक, और हम लिखेंगे टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड, ड्यूरिंग the given time period, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। अभी यहां पे इसको हम क्या करते हैं कि देयर वाला सेंटेंस अगर आप लिखोगे वो ज्यादा फॉर्मल है। मैंने आपको लास्ट लेसन में ये बताया हुआ है, सेकंड और थर्ड लेसन में, तो एक आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताया था कि अगर आपने सेंटेंस चेंज करना है, सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो आप वर्ब को पकड़िए और वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां पे जो वर्ब है हमारी वो है इंक्रीज्ड, इसका जो नाउन फॉर्म है वो इंक्रीज ही है, एन इंक्रीज, द इंक्रीज, जिसके आगे ए एंड द लगता है वो नाउन होता है। सो इंक्रीज एज अ वर्ब भी है, इंक्रीज, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, इंक्रीजिंग, परंतु इंक्रीज को हम एज अ नाउन भी यूज करते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन में हम इंक्रीज को एज अ नाउन यूज करेंगे, इसको एज अ नाउन यूज करने, ये जो वर्ब है इसको एज अ नाउन यूज करने वाले हैं हम लोग। तो इंक्रीज, इसको बन जाएगा इंक्रीज का, इंक्रीज आगे एन लग जाएगा, और यहां पे मैं लिख रहा हूं देयर वॉज एन इंक्रीज इन, किस में इंक्रीज हुआ है, सैलरीज में हुआ है। तो यहां पे मैं कुछ और फ्रेज भी लिख सकता हूं, ठीक है, इन द इनकम ऑफ players of all players income of all players, there was an increase in income of all players, ठीक है। आगे इसके बाद क्या आ गया, टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओवर द टाइम पीरियड कितना है
70 से 2030 साल, तो ये होगा ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, फुल स्टॉप। सो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये वाली, एक ये हो गई, ये वाली हो गई, दूसरी ये हो गई। तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये मिटेगा नहीं, ठीक है। ये दो अलग अलग स्टाइल्स हो गए हैं। ये देयर वाली सेंटेंस फॉर्मेशन ज्यादा अच्छी है इससे। अभी हम तीसरे स्टाइल में चलते हैं, जो कि जहां पे देयर का कोई मतलब नहीं है। अभी हम ये देयर को, यहां पे जो सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करेंगे। किसके साथ चेंज करोगे? ठीक, ये जो है इसकी जगह पे, इस देयर की जगह पे हम प्लेस और टाइम को लिख सकते हैं, लेकिन वो नाउन फॉर्म में होना चाहिए। तो नाउन फॉर्म में हम, क्योंकि वो सब्जेक्ट में आ रहा है। अभी आप यहां पे देखो कि हमारे पास टाइम है, डेफिनेटली हमारे पास ये जो फ्रेज है ये टाइम का फ्रेज है। हमारे पास प्लेस का फ्रेज नहीं है, ये टाइम का फ्रेज हमारे पास है ऑलरेडी। अभी इस टाइम के फ्रेज में से हम टाइम नाउन को निकालेंगे। तो ये भी आपको पता है कि नाउन की 3 प्लेसेस हैं, कि वो नाउन जो है वो सब्जेक्ट में होता है, ऑब्जेक्ट में होता है एंड आफ्टर प्रेपोजिशन होता है। तो यहां पे प्रेपोजिशन लगी हुई है ओवर, ओवर के पीछे ये जो लगा हुआ है द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, ये जो है ये नाउन फ्रेज है। हम इसको आगे लेकर आएंगे, हम इसको आगे लेकर आते हैं। हम इसको लिखेंगे द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, द 30 ईयर पीरियड, ठीक है, द गिवन पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, कुछ भी आप इसको लिख सकते हो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसी को ही लिख रहा हूं, ठीक है, द गिवन पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। आप इसको 30 ईयर पीरियड भी लिख सकते हो, द गिवन 30 ईयर पीरियड, द गिवन टाइम पीरियड, सीधा ही लिख दो, द गिवन टाइम पीरियड। आगे जो वर्ब ले रहे हैं वो ले रहे हैं सा, ठीक है। तो सा, तो गिवन पीरियड सा, आप 100 की जगह पे क्या क्या लिख सकते हो? 100 experienced 100 observed, noticed, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, witnessed, noticed, observed, saw, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो द गिवन पीरियड ऑफ 30 ईयर्स सॉ, क्या उसने देखा? एन इंक्रीज। तो आगे बिल्कुल सेम टू सेम यही, क्योंकि हमने एसवी के हिसाब से, ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया बी। इसके बाद यहां से सीधा यही स्टार्ट हो जाएगा, एन इंक्रीज सॉ एन इंक्रीज इन द, अभी इन द सैलरीज ऑफ प्लेयर्स, इन द प्लेयर्स सैलरीज, प्लेयर्स सैलरीज ऑफ ऑल गेम्स, ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। तो ये फ्रेज थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। दिस इज द थर्ड टाइप, ठीक, ये थर्ड टाइप है, सेकेंड टाइप है, फर्स्ट टाइप आपने देख। तो ये हो गए 3 अलग अलग स्टाइल लिखने के लिए। तो आप इन 3 अलग अलग स्टाइल्स में लिख सकते हो सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है। पढ़ के देख लीजिए। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट सैलरीज ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। फर्स्ट, overall it can be seen that there was an increase in the income of all players over the given period of 30 years. Second, overall it can be seen that the given period of 30 years saw an increase in the player salaries of all games. Third, तो ये जो 3 हैं ये हमने क्या किया? सेंटेंस चेंज किए। सेंटेंस चेंज पता चलता है, हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब चेंज हो रहे हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और दूसरे का ये सब्जेक्ट ये वर्ब, तीसरे का ये सब्जेक्ट हो गया
और ये हो गया वर्ब। आप देखिए पहले का सब्जेक्ट क्या था, सैलरीज ऑफ ऑल 3 प्लेयर्स इंक्रीज्ड, दूसरे का देयर वाज, एंड थर्ड क्या है, द गिवन पीरियड ऑफ 30 इयर्स सॉ। तो सब्जेक्ट वर्ब जब चेंज हो रहे हैं तो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज हो रही है, आपका स्टाइल चेंज हो रहा है। तो आप इंक्रीज्ड वे में जा रहे हो, ये उससे अच्छा और ये उससे भी अच्छा, ठीक है। तो आप ये 3 टाइप्स जो हैं कर सकते हो सेंटेंस फॉर्मेशन के बेस पे। आप कर सकते हो डाटा सिलेक्शन के बेस पे कि आपने चेंज लेना है, ट्रेंड लेना है, या फिर कंपैरिजन के हिसाब से चलना है। तो ये सब कुछ जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो कि आपको कौन सा सूट करता है, जो भी तरीका आपको अच्छी तरह से सूट करता है आप उसको अपना लीजिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज अ सिंपल वे। और आपको यह भी पता है कि कैसे कैसे डाटा सिलेक्ट करना है, कौन सी चीज मैंने छोड़ दी है और वो क्यों छोड़ी है। तो ये जो सब कुछ है उसको आप एनालाइज करेंगे और फिर इसके बाद अपना एक स्टाइल बनाएंगे कि ये मेरा लिखने का स्टाइल है, मैं तो इस सेंटेंस फॉर्मेशन में और ऐसे डाटा सिलेक्शन में ही लिखूंगा। तो अभी मैं आपको जस्ट ब्रीफली अगर बताऊं कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं ओवरव्यू लिखते हुए, वो क्या क्या है। नंबर 1, आपने हमेशा एक्टिव में लिखना है, पैसिव में नहीं लिखना। पहली बात तो जो वैल्यू चार्ट्स हैं इसमें पैसिव लैंग्वेज लिखना तो महापाप है, आप इसमें पैसिव लैंग्वेज यूज नहीं करते हो। पैसिव लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ जो पिछले 2 चार्ट्स हैं प्रोसेस डायग्राम एंड मैप्स उसमें यूज होती है। तो यहां पे आपने पैसिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, ठीक है। पैसिव लैंग्वेज लाइन डायग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल्स में किसी में भी यूज नहीं होती, ठीक। तो आपने एक्टिव में चलना है। और दूसरी बात, पास्ट सिंपल टेंसेस में आप यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि डाटा पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। इस चार्ट का पर्टिकुलरली डाटा पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 स्टार मार्क्स मारे हुए हैं, वो इसलिए कि देखिए कि डाटा जो है उसका टाइम पीरियड कौन सा है, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। अगर फ्रेजेस की बात कीजिए, मैंने सबसे आसान फ्रेज ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, इस फ्रेज को ज्यादा यूज किया। आप लिख सकते हो इट इज नोटिसेबल दैट, आप लिख सकते हो ओवरऑल इट इज इमीडिएटली अपेरेंट दैट, द मोस्ट ऑब्वियस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर दैट, द मेन फैक्ट्स दैट स्टैंड आउट आर दैट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्ट टू emerge फ्रॉम द ग्राफ आर दैट। इनमें से आप कुछ भी जो भी आपको आसान लगता है वो आप चूज कीजिए और लिख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ओवरव्यू में बताई थी, बार बार बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये जो है नोट लिखा हुआ है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स जो है प्रिसाइजली, एक्यूरेटली, एग्जैक्टली वही वैल्यू लिख के आपने ओवरव्यू में नहीं दिखानी। अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपका ओवरव्यू नहीं माना जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको कंसीडर करेंगे एज अ BP1 और ऐसा माना जाएगा कि आपने ओवरव्यू नहीं लिखा। अगर ऐसा होता है तो आपको टीए में सिर्फ 5 बैंड मिलेंगे। अगर ओवरऑल हम देखें क्या इफेक्ट होगा तो ओवरऑल आपको 1 से 1.5 बैंड का इफेक्ट जरूर होगा, कम हो जाएंगे। सो ध्यान रहे कि हमने कोई भी वैल्यू नहीं लिखनी है, हमने एग्जैक्ट डाटा ओवरव्यू में नहीं देना है। सो इसी के साथ आपको सारा का सारी पिक्चर जो है, जो कुछ भी है वो आपको क्लियर कर दिया है, आपको भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको जरूर। हो सके अगर तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर भी कर देंगे। सो इसी के साथ ही यहां तक ही आज की वीडियो। आगे हम देखेंगे कि डाटा सिलेक्शन कैसे किया जाता है और उसको BP1 BP2 में कैसे लिखना है, वो देखेंगे हम आने वाले सेशंस में। सो आने वाले सेशन में कैसे हमने डाटा अरेंज करना है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।